नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मार्च सीरीज के पहले दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद। निफ्टी 42 और सेंसेक्स 142 अंक गिरकर बंद। मेटल की पिटाई, ऑटो रियलिटी, एफएमसीजी में दबाव। माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को सिर्फ एटीएम समझा। बीजेपी ने अष्टलक्ष्मी माना। मेघालय रोड शो, दीमापुर में रैली की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से कांग्रेस के 85वें पूर्ण सत्र की शुरुआत। कांग्रेस अध्यक्ष को मिला सीडब्ल्यूसी में सदस्यों को नामित करने का अधिकार। बैठक में सोनिया और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। गुजरात सरकार ने पेश किया 3,01,000 करोड़ का बजट। पीएनजी और सीएनजी पर वैट 15% से घटाकर 5% किया। जनता पर कोई नया टैक्स नहीं। G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर को पीएम मोदी का संबोधन। बोले, एनर्जी और खाद्य सुरक्षा बड़ा चैलेंज। ऊंचे कमोडिटी कीमतों से कई देश संकट में। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे। जेलेंस्की ने किया दावा, पुतिन को हराएंगे। यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास। भारत रहा वोटिंग से दूर। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने आज शिलांग में चुनाव प्रचार के दौरान अपने ऊपर हो रहे व्यक्तिगत हमलों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जबकि देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज नागालैंड में और मेघालय में रैलियां की। शिलांग में उन्होंने रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह समझती थी, जबकि बीजेपी क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है और यहां शांति और विकास के लिए काम कर रही है। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस में इस बार सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया है। यह फैसला स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हुआ। हालांकि बैठक में गांधी परिवार से कोई नहीं आया। वहीं रायपुर में कांग्रेस का 25वां अधिवेशन शुरू हो गया है। डिटेल से समझते हैं इस पूरी खबर को पल्लवी घोष से। पल्लवी जी, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? 3 दिन का ये अधिवेशन है और इन 3 दिनों में एक खाका तैयार किया जाएगा 2024 के चुनाव के लिए। 2 सबसे बड़ी और अहम बात निकल के आई है। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति जो है, जो सबसे टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिसे कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी उनका पावर मिलता है, उस पर चुनाव नहीं होंगे। यानी कि अब नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने हुए लोग इसमें शामिल होंगे या जो गांधी फैमिली के लॉयल
जर्नलिस्ट रह चुके हैं उनको शामिल किया जाएगा ज्यादातर, क्योंकि अगर उनको शामिल किया जाता है तो इसका मतलब साफ हुआ कि भले ही अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन दबदबा और पावर गांधी परिवार के हाथ में, यानी कि राहुल गांधी के हाथ में रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। जब मैं रायपुर की सड़कों से गुजर रही थी और जब मैं अधिवेशन के साइट पे जा रही थी, जितने भी पोस्टर्स थे और होर्डिंग्स थे उनमें ज्यादातर तस्वीरें राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा का लगा हुआ था। तो संदेश साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा को आधार बनाया जाएगा 2024 के एक ब्लूप्रिंट या खाका के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात साफ कह दिया कि 2024 में हम बीजेपी को बिल्कुल ही हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ऑपोजिशन अलायंस की जरूरत है। लेकिन ऑपोजिशन अलायंस कांग्रेस की अगुवाई में ही होगी। अब दिक्कत यह है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या चाहे बीआरएस जो केसीआर का पार्टी है, ये इनका मतभेद है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का मानना है कि ये तीनों पार्टियां बी टीम है बीजेपी का, और इन तीनों पार्टियों का मानना यह है कि कांग्रेस का साथ देके हमें राजनीतिक तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि जो एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस वोट है वो सिर्फ हमारे खेमे में तभी जा सकता है अगर हम कांग्रेस के विरोध में खड़े होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भले ही एक अगुवाई की बात करे, ऑपोजिशन अलायंस की बात करे, लेकिन क्या ऑपोजिशन यूनिटी हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस अगर चुनाव पे चुनाव हारती जाती है, क्या कोई भी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडरशिप को मानने के लिए तैयार रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और अब बात करते हैं बाजार की। मार्च सीरीज के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी लगातार छठे दिन गिरावट पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 59,464 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,466 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल शेयरों में रही, वहीं ऑटो, रियलिटी, एफएमसीजी शेयरों में आज दबाव रहा। सीपीएससी, एनर्जी और पीएससी इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। शेयर बाजार की चिंता क्या है और आखिरकार बाजार कहां फंस गया है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात अल नीनो की। दरअसल अल नीनो पर अमेरिका मौसम एजेंसी की ताजा रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दी है। अल नीनो के चलते इस साल कम बारिश का अनुमान है। अल नीनो से खेती पर असर तो पड़ता ही है, साथ ही इसकी मार ऑटो कंपनियों पर भी पड़ती है। अल नीनो का ऑटो कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी, इसको समझाइए जरा कि अल नीनो का असर अब इस सेक्टर पर, यानी कि ऑटो सेक्टर पर कैसे पड़ेगा। देखिए, भारत के लिए एक बहुत समस्या की स्थिति बनने की आशंका है और उसका नाम है एल नीनो। लेकिन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमने छोटा लड़का लिखा है। दरअसल स्पेनिश में इसका मतलब होता है छोटा लड़का, एल नीनो का। और ये क्यों मुश्किल करता है, इसको आप समझते हैं। जब भी एल नीनो का साल होता है तो बारिश कम होती है, सूखे की आशंका रहती है। जब जब भारत में ऐसी स्थिति आई है तो 60% टाइम में ड्राउट हुआ है, उसकी आशंका रहती है। 30% टाइम में ऐसा होता है कि बहुत कम बारिश होती है और नॉर्मली बारिश हो, ये सिर्फ संभावना 10% की रहती है। इसलिए एल नीनो से डर लगता है। मानसून कमजोर होता है तो खेतीबाड़ी को झटका लगता है। देश की जो जीडीपी है उसमें 20% तक कम से कम कृषि का जो है असर रहता है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। इसके बाद फिर जब मार्केट की तरफ आते हैं तो ऑटो कंपनीज पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ट्रैक्टर जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है उसकी बिक्री पे असर पड़ता है। 2001 में देखिए, जब भी एल नीनो हुआ 9% बिक्री गिरी। 2002 में हुआ तो 20% बिक्री गिरी। 2004 और 2005 में लेकिन बिक्री नहीं गिरी, क्योंकि उस समय मार्केट में एक बुल रन था, पैसे थे तो शायद बाइंग हुई। लेकिन उसके अगले वर्षों में आप जब जैसे ही देखेंगे तो फिर वहाँ पे वैसे ही ट्रैक्टर बिक्री में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। 2008 में था तो 3%, 2009 में 10%, 2014 में 2% और 2015 में तो 24% बिक्री गिरी थी ट्रैक्टर की। तो इस तरीके का असर सीधे पड़ता है। पैसेंजर व्हीकल में देखते हैं किस तरह का असर पड़ता है। जब जब एल नीनो आया 2001, 2, 4 और 6 को 5 को छोड़िए आप, तो 3% माइनस में 0%, और 2004 में वही बुलरन वाली कहानी तो 25% की ग्रोथ। लेकिन इसके अगले वर्षों में फिर वैसे ही आपको नॉर्मलाइज होता हुआ दिखेगा 2%। 2009 बुलरन का पीक था, इसलिए 50% ग्रोथ दिख रही है। अदरवाइज 14 और 15 में 1 और 8%, यानी सामान्य से नीचे चली जाती है पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ। तो ये जो एक दिक्कत है ना, उसके चलते बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। कमज़ोर मानसून हो जाता है, उत्पादन घटने लगता है, महंगाई बढ़ती है और इकॉनमी पे एक अजीब सी दिक्कत की समस्या खड़ी होती है। सरकार इससे कैसे जूझेगी? सरकार के पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं कि सरकार इस सूखे की स्थिति अगर बनती, मान लीजिए 2002, 4, 2,
2015 जैसी स्थिति अगर कभी बनी तो सरकार ज़्यादा सब्सिडी खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा सिंचाई के साधन जुटाने पड़ेंगे, तो वो सरकार के ऊपर एक लोड आता है और चांसेस बहुत रहते हैं कि जब भी ऐसा एल नीनो होगा तो शायद ड्रॉट या वैसी सिचुएशन बने। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि ये इसका स्पेल कितना लंबा होता है और क्या ये वाकई आएगा। तो अभी तो ये नहीं कहा जा सकता एकदम सर्टेनिटी हो गई, लेकिन जो मौसम विज्ञानी है वो मान के चल रहे हैं कि इस साल ये साल जो है वो एल नीनो का हो सकता है। स्पेल और कब होगा इसके लिए हमें आईएमडी की उस ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका नीरज जी। और अब बात गुजरात सरकार की। गुजरात सरकार ने आज 2023-24 के लिए 3,01,000 करोड़ का बजट पेश किया है। जनता के ऊपर कोई नया टैक्स यहां पर नहीं लगाया गया है। इंडस्ट्री, माइनिंग के लिए 8,579 करोड़ का एलोकेशन किया गया। बजट में गुजरात सरकार ने यह दावा किया है कि पिछले 8 साल में देश में 32 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। उसमें से 57% जो हिस्सा है वो गुजरात का है। बजट में 2000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने का प्रस्ताव है। ईवी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए 217 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 5 काउंसलिंग बनाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। और तो और इस बजट में इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर के लिए भी खास योजनाओं का ऐलान हुआ। छोटे बड़े कारोबार को गुजरात को बजट में क्या मिला है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत से। आप भी सुने। गुजरात के इंडस्ट्री मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम बजट को लेकर उनसे बात करते हैं। सर, पहली आपकी प्रतिक्रिया बजट को लेकर, कैसा है बजट? बजट में आज की तारीख में 1 रुपया भी गुजरात सरकार ने कर डाला नहीं है। उसके साथ साथ उद्योग में आज हमारा जो कापड़ है, टेक्सटाइल पार्क, उसमें 1500 करोड़ रुपया से ज़्यादा की जोगवाई की है। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसमें भी 1500 करोड़ रुपए की जोगवाई की है। उसके साथ साथ जो हमारा बल्क पार्क सबसे बड़ा है उसमें पण सरकार ने 100 करोड़ की जोगवाई की है। हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योगों की बहुत फरियाद रहती थी, उसकी काउंसिल 1 से बढ़कर 5 बनाई है, जिसके कारण छोटे छोटे लोगों का प्रश्न उकेल सके। गुजरात में 1 रुपये का कर डाल करके गुजरात का विकास था, सबका उद्योग यहाँ आए, ऐसी पूरी व्यवस्था गुजरात सरकार ने की है। उसके कारण रोजगार की भी बढ़ेगी और गुजरात आगे बढ़ेगा। तो वाइब्रेंट कई सालों से नहीं हुआ है, तो और एमओयू भी अभी साइन हो रहे हैं, तो इस बजट से क्या उस क्षेत्र को भी बल मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है और नए प्लेयर है वो भी यहाँ पर आएंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा? चौकस आएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे बलवंत सिंह राजपूत, जिनका साफ कहना है कि गुजरात में उद्योग आएंगे। ये बजट है वो काफ़ी प्रोत्साहक है और आने वाले दिनों में गुजरात औद्योगिक रूप से और आगे बढ़ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है कि युवा घर खरीदने के बजाय किराए पर रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से ये ट्रेंड उल्टा होने लगा है। क्या है 2023 में घर को लेकर लोगों की सोच, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और जोशीमठ में जिस तरीके से दरार आने लगी थी, उसके बाद अब लगातार बद्रीनाथ हाईवे के ईस्टर्न साथ ही डिस्टर्बेंस का असर भी यहां पर होने लगा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर इसका असर पड़ रहा है। हर साल चारधाम यात्रा में 1/4 लोग अकेले गुजरात से जाते हैं, लेकिन इस बार अहमदाबाद के ट्रैवल एजेंट ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्रियों की संख्या घट गई है। देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। जोशीमठ और बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों और खतरों को पूरे देश ने देखा। अब इसका असर चार धाम यात्रा पर दिख रहा है। हर साल चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में करीब 25% अकेले गुजरात से होते हैं, लेकिन इस बार गुजरात के ज्यादातर श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा का प्लान फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। अभी मैं चार धाम के लिए आया था, परिवार के साथ जाना सोच रहा था, बट जो अभी जोशीमठ में जो हादसा हुआ है इसके लिए अभी वो होल्ड पे रखा है और दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हैं। इधर उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। पिछले साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को मिलाकर सीजन में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने चार धाम की यात्रा की थी। ट्रैवल एजेंट्स अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार ये आंकड़ा 20 से 30% तक कम हो सकता है। पिछले ईयर की बात करें तो ये साल में हमारा जो चारधाम का इंक्वायरीज है वो करीबन 20-30% इफेक्ट हुआ है, लेकिन आफ्टर ऑल इट इज़
यानी श्रद्धा की बात है, तो हम सोचते हैं कि भाई उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जोशीमठ का जो अभी इश्यू चल रहा है इसके हिसाब से। लेकिन रियल पिक्चर जो है दैट विल बी आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स। यानी जोशीमठ के कई आवास और होटल को खाली करवाया गया। यहाँ जो दरारें हैं वो हाईवे तक पहुँच रही हैं। ऐसे में स्थानीय सरकार भी चिंतित है। जोशीमठ और उनके आसपास हुए हादसों की वजह से श्रद्धालुओं में चिंता है, लेकिन श्रद्धा के आगे चिंता हमेशा हारती नजर आती है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि चारधाम यात्रा में वाकई श्रद्धालु कम हुए हैं या इस साल भी बढ़ोतरी होगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और रूस और यूक्रेन युद्ध के 1 साल हो गए पूरे। बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो गए। रूस और यूक्रेन में हो रहे इस युद्ध के 1 साल पूरे होने के मौके पर यूक्रेन में युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन किसी भी हाल में पुतिन को हरा कर रहेगा। पुतिन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सेना युद्ध में काफी हद तक जीत चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से रूस से कहा है कि वो तुरंत इस युद्ध को समाप्त करे। इसके लिए एक प्रस्ताव भी आज पास किया गया। हालांकि भारत वोटिंग में गैर हाजिर रहा। 1 साल बाद हालात क्या है कीव के, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी। संजय जी, बताइए जरा, युद्ध के 1 साल तो पूरे हो गए, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, इसका कोई अंत होता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा। जबकि इस युद्ध को 1 साल हो चुका है, तो चीन ने एक प्रपोजल आगे रखा है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। और ये जो प्रपोजल है रूस के इतना हक में नहीं है जितना लोग मानते थे कि होगा, क्योंकि कई दिनों से चर्चा चल रही है कि चीन आगे क्या रखेगा। चीन ने कहा है कि हर देश की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए, उसकी ज़मीन का आदर करना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आदर करना चाहिए। यानी कि इस तरह का हमला और कब्जा जायज़ नहीं है। चीन ने यह भी कहा है कि न्यूक्लियर जो रास्ता है, कोई रास्ता नहीं हो सकता, इस रास्ते को असंभव मानना चाहिए और ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए, इस रास्ते पे चलना तो दूर रहा। तो इन सब बातों को देखिए तो ये रूस के खिलाफ, खासतौर पुतिन के खिलाफ जाती है, पुतिन के प्लान्स के खिलाफ जाती है, क्योंकि अक्सर पुतिन न्यूक्लियर ऑप्शन की बात करते हैं और इसका धमकी देते हैं। तो अब देखने की बात है कि ये कहाँ तक आगे बात चलती है। जेलेंस्की ने ज़रूर कहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चीन क्या आगे प्रपोज करता है, क्या सलाह देता है। और जबकि चीन की ये सलाह सामने आ चुकी है, तो जेलेंस्की का कहना है कि वो इस पर गौर करेंगे। और ये बात जो है गंभीरता से ली जा रही है, क्योंकि अब देखा जाए तो ये जो युद्ध है यूक्रेन पर तो बहुत बुरा इसका असर पड़ा है। कितनी जानें गई हैं, आसपास इमारतें, वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है कई जगह, और इतना जो इकोनॉमी जो है वो एकदम बैठ गई है। तो यहाँ तो नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन सवाल यह है कि रूस को क्या मिला। रूस ने एक के बाद एक जो है हार मानी। कीव की तरफ उन्होंने हमला किया, वहाँ से वापस धकेल दिए गए। रूस की फ़ौजें खार्किव आई, वहाँ से वापस भेज दी गई। रूस की फ़ौजें जो हैं खैरसों में पहुँची, वहाँ से निकाल दिया गया। जो रूस के जहाज़ हैं उनको जहाज़ जो हवा से बिल्कुल युद्ध से बाहर कर दिया गया है। रूस के जो टैंक हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है। उधर जब राजनीतिक तौर पर देखें, रूस का कहना था कि यूक्रेन को नेटो की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अब आज के दिन तो यूक्रेन मान लीजिए एक नेटो का सदस्य बन चुका है, साथ साथ में फिनलैंड और स्वीडन भी बनते जा रहे हैं। तो जो रूस चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है हार है पुतिन के लिए ख़ास तौर पर। और देखते हैं कि चीन का जो प्रपोजल है आगे कहाँ तक पहुँचता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।